नमस्ते दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक करें और हमारे चैनल डार्क मेनिया को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, अपना नाम और आप कहां से ये वीडियो देख रहे हैं जरूर कमेंट में लिखें। हमें बहुत अच्छा लगेगा आप सबसे जुड़ना। आपके प्यार और समर्थन के लिए धन्यवाद। यह खबर चौंकाने वाली थी। दुर्दांत डाकू अखिल को क्रॉस फायर में मार गिराया गया। चश्मदीदों का कहना है कि वह एनकाउंटर के तुरंत बाद ही दम तोड़ चुका था। मैं अखिल के ही गांव का लड़का हूं। हम साथ बड़े हुए हैं। हो सकता है कि मेरी राहें उससे अलग रहीं। मैंने उसकी तरह बंदूक नहीं उठाई, लेकिन बचपन की यादें अब भी मेरे जहन में ताज़ा हैं। हम साथ खेलते थे, हम एक ही स्कूल जाते थे, कई शरारतें साथ की थीं। वो अखिल जो मेरे साथ गलियों में दौड़ा करता था, जो मेरे साथ सपने देखा करता था और आज बस एक कहानी बनकर रहा काई है। आज उसकी लाश उसके ही घर के आंगन में पड़ी है। सूरज ढलने को है, आसमान पर पसरा लालिमा का आखिरी रंग भी धीरे धीरे मिटता जा रहा है। कभी ताकतवर और दबंग कहलाने वाला अखिल अब असहाय निःशब्द पड़ा है, अपने ही आंगन में, जहां कभी उसकी हुकूमत चलती थी। लेकिन उसे दफनाने के लिए कोई नहीं। उसका परिवार पहले ही उसे छोड़ चुका है। घर के दरवाजे बंद हैं, खिड़कियों से झांकने वाला भी कोई नहीं। और उसके पिता, उन्होंने तो बरसों पहले ही उसे अपनी जिंदगी से अलग कर दिया था। आज जब अखिल को अपनों की सबसे ज्यादा जरूरत थी, तब कोई उसके पास नहीं। इसलिए हमने, गांव के कुछ लोगों ने एक साथ मिलकर फैसला किया, अखिल को दफनाने की जिम्मेदारी हम ही उठाएंगे। वह चाहे अपराधी था, डाकू था, लेकिन कभी वह भी इसी मिट्टी का हिस्सा था। इसी गांव की गलियों में दौड़ा था, इसी हवा में सांस ली थी। अब जब उसके अपने उसे ठुकरा चुके हैं, तब कम से कम हम उसे यूं ही बेसहारा नहीं छोड़ सकते। अखिल की लाश को यूं ही नहीं छोड़ा जा सकता। चलो हम उसे दफनाने चलें। बिल्कुल सही कहा। चाहे वह भटक गया हो, लेकिन कभी तो वह हमारा ही साथी था। चलो चलो हम उसे ले चलते हैं। वह 6 लोग खाट पर रखी अखिल की निहस्पंद देह को उठाए गांव की संकरी गलियों से गुजर रहे थे। कोई शोर नहीं, कोई सवाल नहीं, बस धीमे कदमों की आहट और कुछ झुकी हुई निगाहें जो इस अंतिम यात्रा की गवाह बन रही थीं। उन्हें करीब 2 किलोमीटर पैदल चलना था, भयकुंड जंगल तक। कहते हैं कभी वहां लोमड़ियों का शिकार किया जाता था, शायद इसलिए उसका नाम भयकुंड पड़ा। अब सालों बाद वही जंगल एक और शिकार को अपनी मिट्टी में समाने के लिए तैयार था। वहां जंगल के सन्नाटे में छिपा एक अनौपचारिक कब्रिस्तान था, लेकिन यह कोई साधारण दफनाने की जगह नहीं थी। स्थानीय लोग वहां अपने मृतकों को दफनाने से कतराते थे। कहा जाता है कि वहां सिर्फ वे ही दफन होते थे जिनकी मौत के साथ कोई अनकही कहानी जुड़ी होती। अजनबी, लावारिस या वे लोग जिनके बारे में कोई बात करना भी पसंद नहीं करता। रहस्यमय मृतकों की यह अंतिम शरण स्थली समय के साथ और भी भयावह बनती चली गई थी। और अब उसी कब्रिस्तान में अखिल को दफनाने के लिए वे 6 लोग बढ़ रहे थे। साहिल, रोहित, नीरज, समीर, विशाल और अश्विन, वे 6 लोग। अखिल की निहस्पंद देह उनके कंधों पर थी और उनके कदमों में एक अजीब सा बोझ, शायद सिर्फ लाश का नहीं, बीते समय का भी। साहिल सबसे आगे चल रहा था, हाथ में हरिकेन लिए, जिसकी टिमटिमाती लौ अंधेरे रास्ते को काटने की नाकाम कोशिश कर रही थी। बाकी सबके हाथों में फावड़े, बांस की चटाई और दफनाने का बाकी सामान था।
रास्ता लंबा नहीं था, लेकिन माहौल की घुटन और जंगल की खामोशी ने उसे और भी भारी बना दिया था। वे जानते थे कि इस यात्रा का अंत एक कब्रिस्तान में होगा। लाश असहनीय रूप से भारी लग रही थी, जबकि अखिल कभी लंबा चौड़ा ताकतवर युवक था, अब बेचारा उनका बोझ बनकर उनके कंधों पर था। पीछे लाश लेकर वह 4 लोग चल रहे थे। शुरुआत में कुछ जिज्ञासु लोग हमारे पीछे पीछे आए, लेकिन जैसे ही उन्होंने धुंध से भरे नाले पर बने छोटे लकड़ी के पुल को पार किया, वे सब लौट गए। उस छोटे पुल के बाद जैसे पूरी प्रकृति का मिजाज ही बदल गया। रात के जीव जंतु ज्यादा सक्रिय हो गए थे। आसपास घरों की संख्या कम हो गई थी। चारों तरफ अजीब सन्नाटा था। प्रकृति जैसे अचानक चुप हो गई थी। क्यों? कोई नहीं जानता। वह 6 लोग अखिल की लाश को कंधों पर उठाए भयकुंड के घने जंगल में पहुंचे। तब तक शाम बीत चुकी थी और रात के 7 बज चुके थे। अंधेरा गहराने लगा था। पेड़ों की लंबी परछाइयां जमीन पर अजीब आकृतियां बना रही थी। घने अंधकार के बीच उन्होंने कब्रिस्तान तलाशना शुरू किया। चारों ओर बस जंगल की ठंडी हवा, सरसराते पत्ते और दूर कहीं झींगुरों की एकरस ध्वनि थी। जैसे ही उन्होंने अखिल की लाश नीचे रखी, आसमान में हलचल हुई और अचानक हल्की बूंदाबांदी शुरू हो गई। पानी की नन्ही बूंदें गिरी, मानो आसमान भी गवाही दे रहा हो कि यहां कुछ असामान्य हो रहा है। हवा में अजीब सी नमी थी और ठंडक अब शरीर के भीतर तक महसूस होने लगी थी। शुक्र है छाता लाए थे। उन्होंने किसी तरह हरिकेन को बारिश से बचाने के लिए छाते से ढक दिया। बूंदें तेज हो रही थीं, मगर उनके पास ज्यादा वक्त नहीं था। रोहित और उसके कुछ साथी फावड़ा और कुदाल लेकर कब्र खोदने में जुट गए। मिट्टी गीली हो चुकी थी। हर बार भारी लग रहा था, लेकिन उनके हाथ रुके नहीं। उधर बाकी 4 लोग पास ही एक बड़े पेड़ के नीचे बैठ गए, कुछ देर सांस लेने के लिए। बारिश की ठंडी फुहार उनके थके हुए शरीरों से टकरा रही थी। अखिल की लाश वहीं खाट पर पड़ी थी, सफेद कफन में लिपटी हुई, मगर अब वह कफन पूरी तरह सफेद नहीं रहा था। उसके सीने और पेट के घाव अब भी बोल रहे थे, बंदूक की गोलियों से बने गहरे जख्म जो अब भी रिस रहे थे। हल्की बारिश की बूंदें उन धब्बों को और फैला रही थीं, जैसे आसमान भी उसकी कहानी को मिटाने की नाकाम कोशिश कर रहा हो। अच्छा, तो क्या अखिल ने शादी किया था? ना, उसने शादी नहीं की। पर मैंने तो एक सुजाता नाम की लड़की का नाम सुना था। सुजाता वह लड़की जिससे उसने कभी शादी नहीं की, मगर मोहब्बत वो तो बेहिसाब थी। कहा जाता है कि सुजाता ही उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी चाहत थी, लेकिन जब वक्त आया तो सुजाता ने ही उससे शादी करने से इनकार कर दिया। वह इनकार सिर्फ एक फैसला नहीं था, वह अखिल के जीवन की सबसे बड़ी चोट बन गया। उस गम, उस ठुकराए जाने के एहसास ने उसे अंदर तक तोड़ दिया, और शायद तभी उसने डाकू बनने की राह चुन ली।
नहीं, तू सही नहीं कह रहा। क्यों? डाकू वह बहुत बाद में बना। अब वह सुजाता कहाँ है? कौन जाने। इसी बीच कब्र खोदने वालों में से एक अचानक चिल्लाया, कब्र तैयार हो गई, अब लाश उतारी जा सकती है। वे चारों उठकर गए और कब्र को गौर से देखा। कब्र कुछ ज्यादा ही गहरी और बड़ी खोदी गई थी। ऐसा लगा मानो किसी ने जानबूझकर इसे इतना विशाल बना दिया हो। बारिश अब भी तेज हो रही थी। पानी कब्र के भीतर धीरे धीरे भरने लगा था। जल्दी करनी थी, लेकिन अब एक नई समस्या खड़ी हो गई। लाश को कब्र में उतारेगा कौन? तू उतर जा। नहीं, तू कर। अबे, एक दूसरे को मत धकेल। तू कर सकता है, हम ऊपर से लाश पकड़ लेंगे। आखिरकार साहिल खुद नीचे उतरा। बाकी लोग लाश को पकड़कर धीरे धीरे नीचे उतारने लगे। साहिल कब्र के अंदर खड़ा था, इतना गहरा कि सिर्फ उसका सिर बाहर दिख रहा था। चारों तरफ घना जंगल, झींगुरों की आवाज, मूसलाधार बारिश और बीच बीच में चलने वाली तेज हवाओं की डरावनी सरसराहट। माहौल अजीब तरह से भयानक लग रहा था। बेवजह उसका गला सूखने लगा, दिल की धड़कनें तेज हो गईं। तभी अचानक एक अजीब सा ख्याल उसके दिमाग में आया। ये लोग लाश लाने में इतनी देर क्यों कर रहे हैं? कब्र के अंदर खड़ा साहिल काफी देर से ऊपर देख रहा था। वे लोग लाश को संभाल कर ला रहे थे, लेकिन अब तक पहुंचे क्यों नहीं? और तभी उसने अपने पैर पर किसी चीज का हल्का स्पर्श महसूस किया। एक ठंडी अजीब सी सिहरन उसकी रीढ़ में दौड़ गई। जैसे ही उसने नीचे झांका, उसका खून जम गया, गर्दन के बाल खड़े हो गए, सांसें रुक सी गईं। हाँ, वह नजारा जो उसने अपनी आंखों से देखा। कब्र में कोई और पड़ा था, अखिल। लेकिन वह कफन में लिपटा नहीं था, बल्कि वही शर्ट पैंट पहने हुए जैसे मरने से पहले था। उसका सीना और पेट गोलियों से छलनी था, लहूलुहान। उसका सिर ठीक उसके पैरों के पास पड़ा था। और फिर उसने अपने ठंडे बेजान हाथ से साहिल का पैर पकड़ लिया और फिर एक सिहराने वाली फुसफुसाहट हवा में गूंज उठी। मुझे कब्र में मत दफनाओ, मुझे अस्पताल ले चलो। मेरे साथ क्या हुआ? वह कब्र के अंदर झुका, हिम्मत जुटाई और अखिल के बढ़े हुए हाथ को कसकर पकड़ लिया। अखिल का हाथ बुरी तरह कांप रहा था, ठंडा, निर्जीव, लेकिन जैसे कुछ कहने की कोशिश कर रहा हो। फिर उसने धीरे से फुसफुसाया, मुझे कब्र में मत दफनाओ। तू मरा नहीं? नहीं, यकीन कर, मैं जिंदा हूं। उसने ऊपर की ओर देखा। पांचों दोस्त कफन में लिपटे अखिल के शव को उसकी ओर बढ़ा रहे थे। कितना अजीब, क्योंकि ठीक उसी समय कब्र में पहले से ही अखिल पड़ा था, वही शर्ट पैंट पहने हुए। उसका एक हाथ अब भी उसके पैर को कसकर पकड़े हुए था और ऊपर से वे लोग उसी के शव को उसे सौंप रहे थे। साहिल चौंक गया। वह कुछ कहने ही वाला था, सब बताने ही वाला था कि अचानक उन्होंने पूरी लाश उस पर गिरा दी। उफ! अब साहिल पास दो अखिल थे। एक उसके ऊपर सफेद कफन में लिपटा निर्जीव और दूसरा नीचे शर्ट पैंट पहने उसका पैर थामे जिंदा। दिमाग सुन्न पड़ गया, कुछ समझ नहीं आ रहा था। साहिल ने धीरे धीरे ऊपर वाले मृत अखिल को नीचे वाले जिंदा अखिल के ऊपर रखने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही नीचे झांका, कब्र के अंदर अब कोई नहीं था। बस एक लाश पड़ी थी, सफेद मगर खून से भीगी हुई कफन में लिपटी। अंततः कितनी देर बीत चुकी थी? मैं नहीं कह सकता मैंने क्या किया, ये मुझे भी नहीं पता। बस इतना लग रहा था कि कफन में लिपटा मृत अखिल नीचे जिंदा अखिल की तरह छटपटा रहा है।
ऊपर आओ, देर क्यों कर रहे हो? ऊपर से आवाज आई। बांस और चटाई लाकर रख दी गई है। किसने दी? कब दी? साहिल दिमाग सुन्न पड़ चुका था। सोचने समझने की क्षमता जैसे खत्म हो गई थी। अचानक न जाने क्या हुआ, वह झुका और धीरे से फुसफुसाया। अखिल, तू जिंदा है? कोई जवाब नहीं आया। ऊपर से दोस्त चिल्लाया। अरे, मरा हुआ आदमी बोलता नहीं, बात मत कर, जल्दी बाहर निकल। साहिल ऊपर चढ़ने लगा, लेकिन तभी उसे अचानक महसूस हुआ कि वह ऊपर नहीं जा पा रहा है। कोई उसे जकड़कर रोके हुए था। कौन है? साहिल का पैर जैसे मजबूती से जमीन में धंस गया था और फिर वही फुसफुसाहट। मुझे मत दफना, अस्पताल ले चल, मैं जिंदा हूं। उसका पूरा शरीर कांप उठा। बचाओ, मुझे बाहर निकालो, जल्दी से खींचो। दोस्तों ने लपक कर उसका हाथ पकड़ा और जोर से खींचकर उसे कब्र से बाहर निकाल लिया। इसके बाद जल्द से जल्द कब्र को मिट्टी से भर दिया था। जितनी जल्दी हो सके अखिल को मिट्टी के अंदर दफना दिया था। उसे इस रोशनी से, इस दुनिया से पूरी तरह मिटा दिया था। वापसी में मैंने खाली खाट कंधे पर नहीं उठाई थी। 4 लोग खाट लेकर चल रहे थे। सबसे पीछे साहिल था, चुप, बिल्कुल चुप। कब्र के अंदर जो हुआ किसी से कुछ नहीं कहा। धीरे धीरे चलते हुए वे भय कुंड के लकड़ी के पुल के करीब पहुंचे और तभी अचानक साहिल को एहसास हुआ कि कोई उसका पीछा कर रहा है। बाकी सब पुल पार कर चुके थे, लेकिन साहिल वह अब तक वहीं खड़ा था। तभी उसने देखा अखिल पुल पर खड़ा था, वही शर्ट पैंट पहने हुए, लेकिन अब उसके सीने और पेट पर खून का कोई दाग नहीं था। चेहरे पर कोई दर्द नहीं था। वह मुस्कुरा रहा था। गीले बाल माथे से चिपके हुए, वही बचपन का दोस्त जिसे उन्होंने अभी अभी 45 हाथ जमीन के नीचे दफना दिया था। क्या हुआ? तू रुक क्यों गया? दोस्तों की आवाज सुनकर उसकी चेतना लौटी। उसने चारों ओर देखा। पुल पर वह अकेला था, आसपास कोई नहीं था।